लास्ट क्लास में आप लोगों को एटॉमिक रेडियस और आयनिक रेडियस के बारे में बताया गया था। उसकी साइज़ बताई गई थी कि साइज़ कैसे निकालते हैं। आज की क्लास में हम लोग आयोनाइजेशन एनर्जी, आयनन ऊर्जा के बारे में पढ़ेंगे कि आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, आयनन विभव या आयनन ऊर्जा क्या होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल कि जैसे ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस पॉजिटिव होता है और इसके चारों ओर होते हैं इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो ये न्यूक्लियस क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को अपने पास बांधे रखता है। ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, तो सिंपल सी चीज़, इसके बीच में एक फोर्स होगा जिसे हम क्या कहेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा जिसके कारण न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा या अपने से बांधे रहेगा। अगर इस फोर्स का फॉर्मूला देखें तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, F = K Q1 Q2 अपॉन R²। ये हमारा फॉर्मूला हो जाएगा जिसके थ्रू न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर अट्रैक्ट करता है। यहाँ पर Q1 Q2 क्या है, चार्ज है, जिसमें से एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज होगा और एक न्यूक्लियस का चार्ज होगा। ठीक है, R क्या है, डिस्टेंस है, और K कांस्टेंट है जो मीडियम पे डिपेंड करेगा। ठीक है, तो अब जैसे ये एक इलेक्ट्रॉन है, अगर हम, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के थ्रू एक फोर्स के थ्रू जुड़ा हुआ है, तो अगर इस इलेक्ट्रॉन को हमको बाहर निकालना पड़े तो हमको क्या करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ इसको एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी, इसको एनर्जी देनी पड़ेगी। जब न्यूक्लियस को, इलेक्ट्रॉन को इस न्यूक्लियस से दूर ले जाएंगे तो इसके लिए हमको कुछ ना कुछ एनर्जी इसमें देनी पड़ेगी। तो वही एनर्जी हमारी क्या होती है, आयोनाइजेशन एनर्जी, आयनन विभव या आयनन ऊर्जा कहलाती है। अगर हम डेफिनेशन देखें तो डेफिनेशन क्या हो जाएगा, अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द वैलेंस cell electron of an isolated neutral gaseous atom to infinite। तो यहाँ से जब ये इलेक्ट्रॉन निकलेगा, एनर्जी देकर के इलेक्ट्रॉन निकलेगा, तो इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, इलेक्ट्रॉन हमारा जाएगा, हम मानेंगे इनफाइनाइट में। अगर यहाँ से इलेक्ट्रॉन 2 सेंटीमीटर की दूरी पे भी जाता है तो भी हम उसको इनफाइनाइट कहेंगे, क्योंकि एटम का जो साइज़ होता है बहुत छोटा होता है। अब उसमें से जब इलेक्ट्रॉन 2 सेंटीमीटर के लिए चला जाएगा तो हम ये कहेंगे वो इनफाइनाइट डिस्टेंस पे चला गया। एग्जाम्पल, एक छोटी सी चींटी है, ठीक है, और रूम है, तो चींटी के लिए ये रूम जो होगा वो एक इनफाइनाइट होगा। ठीक है, तो यही चीज़ यहाँ पे बताई गई है। तो अब यहाँ पर ये जो बात की गई है आइसोलेटेड न्यूट्रल गैसियस, इसका क्या मतलब है, आइसोलेटेड मीन्स अकेला, न्यूट्रल मतलब कोई चार्ज ना हो, और गैसियस मतलब गैस के लिए। ठीक है, तो किसी उदासीन गैसीय परमाणु से एक इलेक्ट्रॉन पूर्णतया बाहर निकालने के लिए जो जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे हम कहते हैं आयनन ऊर्जा, उसे हम कहते हैं आयनन ऊर्जा। तो अब अगर हम बात करें, यहाँ पे ये जो टर्म लिखा गया है आइसोलेटेड न्यूट्रल गैसेस, तो अगर आइसोलेटेड की अगर हम बात करें, आइसोलेटेड का मतलब, जैसे अगर हम कोई सॉलिड देखें, कोई पार्टिकल देखें जो सॉलिड में हो, तो सॉलिड हमारा जो पार्टिकल होता है, जो एटम होंगे, वो सॉलिड स्टेज में है तो वो कभी अकेले नहीं होंगे, वो एक दूसरे से ज्वाइंट होंगे। ठीक है, अब यहाँ पर जो आइसोलेटेड अकेला कौन सा हो सकता है, गैसेस हो सकती है, क्योंकि गैसेस के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, जो गैसेस के जो एटम्स होते हैं, वो एक दूसरे से काफ़ी दूरी पर होते हैं, वो पास नहीं होते। इसलिए यहाँ पे लिखा गया है आइसोलेटेड न्यूट्रल गैसेस एटम। न्यूट्रल का मतलब जिसके ऊपर कोई चार्ज ना हो, उसी वजह से हम क्या करेंगे, इजीली इलेक्ट्रॉन निकाल पाएंगे। ठीक है, तो किसी न्यूट्रल एटम से एक इलेक्ट्रॉन कंप्लीटली निकालने के लिए जो एनर्जी, हमको जितनी एनर्जी की ज़रूरत होती है, वही हमारी क्या कहलाएगी, आयोनाइजेशन एनर्जी कहलाएगी। एग्जाम्पल समझते हैं, जैसे यहाँ पर ये M है, M में से जब एक इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा
एक इलेक्ट्रॉन निकल गया तो ये हमारा क्या हो जाएगा, M पॉजिटिव हो जाएगा, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, रिलीज़ कर रहा है। तो यहाँ पर ये जो H है इसको हम कहते हैं रिएक्शन की हीट कहेंगे, या इसी को हम एंथैल्पी कहते हैं। तो ये जो हीट है यही हमारी क्या होती है, आयोनाइजेशन एनर्जी, आयनन ऊर्जा होती है। क्योंकि इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो एनर्जी लगी है वही हमारी क्या कहलाएगी, आयनन ऊर्जा या आयोनेशन पोटेंशियल कहलाएगी। ठीक है। अब अगर हम डेल्टा H की बात करें तो आप लोगों ने देखा होगा डेल्टा H की दो वैल्यू होती है, मतलब एक डेल्टा H निगेटिव होता है और कभी कभी ये पॉजिटिव होता है। तो निगेटिव का मतलब यहाँ पर क्या हुआ, निगेटिव का मतलब हुआ एनर्जी रिलीज, और इसका मतलब ये हुआ एनर्जी एब्जॉर्ब। एनर्जी रिलीज जब होती है तो हम लोग कहते हैं कि ये रिएक्शन कौन सी रही होगी, ये रिएक्शन रही होगी एक्सोथर्मिक। और जब एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा है तो उसको हम कहेंगे एंडोथर्मिक। ठीक है। अगर एनर्जी हमारी निकल रही है तो उसको हम कहेंगे एक्सोथर्मिक, और एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है तो उसको हम कहेंगे एंडोथर्मिक, ऊष्माक्षेपी, ऊष्माशोषी। तो इसमें एक छोटा सा क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि जो आयोनेशन एनर्जी होती है वो हमारी कैसी होती है, एक्सोथर्मिक होती है कि एंडोथर्मिक होती है। तो हम यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए एनर्जी इसको दी जा रही है। तो जब एनर्जी दी जा रही है तो ये एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा है। ठीक है। तो जब ये एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा तो हमारी जो आयोनाइजेशन एनर्जी होगी वो कैसी रिएक्शन होगी, वो एंडोथर्मिक रिएक्शन होगी। ठीक है। ठीक, ऊष्माशोषी भी, क्योंकि इसमें से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए हम इसमें क्या कर रहे हैं, एनर्जी दे रहे हैं। तो ये होता है हमारा आयोनेशन एनर्जी। अगर हम इसकी यूनिट की बात कर लें कि इसकी यूनिट क्या होगी, तो यूनिट क्या हो जाएगी इसकी, इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। ये जो ईवी जो एनर्जी है ये एनर्जी की यूनिट है, और यहाँ पे एटम की बात की जा रही है इसलिए पर एटम। 1 EV इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल। कभी कभी ये कहता है कि हम इसको जूल एटम में पूछे तो हम इसको कन्वर्ट करके लिख सकते हैं। ठीक है। या कभी कभी इसको किलो जूल पर मोल की बात कर रहा है। अभी हम एटम की बात कर रहे थे, अब मोल की बात कर रहा है। क्या कह रहा है कि मोल, जितने भी मोल हैं उनमें से सब में से सारे जो भी मोल लिए गए हैं उनमें जो भी एटम्स हैं उनमें से एक एक इलेक्ट्रॉन निकाले जाएं। तो एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम इज इक्वल टू हो जाएगा 96 किलो जूल पर मोल। ये वैल्यू आप लोग याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में कई बार ये पूछी गई है। ठीक है। अभी तक हम एटम की बात कर रहे थे। अगर ये कह रहा था, यहाँ पर कहता कि मॉलिक्यूल्स की बात करता, तो मॉलिक्यूल्स में जो भी एटम है उनमें से एक एक इलेक्ट्रॉन निकाला गया। ठीक है। तो ये हमारी एनर्जी यूनिट किस में आएगी, मोल्स में आएगी। ठीक। तो ये हमारा क्या है, आयोनाइजेशन एनर्जी, आयनन ऊर्जा। किसी उदासीन गैसीय परमाणु से एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो ऊर्जा लगती है उसे हम क्या कहते हैं, आयनन ऊर्जा। तो इस तरह से आयोनेशन एनर्जी की यूनिट निकाली जाती है। इसके बाद का जो हमारा टॉपिक है वो है सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जी। क्या होती है, सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जी होता क्या है कि जैसे मानते हैं कि ये एक कोई एलिमेंट है, इसमें से हमने एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल दिया, तो इसको हम कहेंगे आयोनाइजेशन एनर्जी फर्स्ट। अब इसी पॉजिटिव में से एक इलेक्ट्रॉन को और बाहर निकाल दिया जाए तो इसके ऊपर 2+ आ जाएंगे, इसको हम कहेंगे आयोनाइजेशन एनर्जी सेकेंड। और इसी से अगर एक इलेक्ट्रॉन और बाहर निकाल दें तो यहाँ पे 3+ हो जाएंगे, इसको हम कहेंगे आयोनाइजेशन एनर्जी थर्ड। ठीक है। तो इसी को हम कहते हैं सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जी। मीन्स किसी एलिमेंट से एक एक करके एक के बाद एक इलेक्ट्रॉन का बाहर निकालना क्या होगा, सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जी। तो इसमें क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि ये जो डिफरेंट टाइप की आयोनाइजेशन एनर्जी बनी है इसमें हमारा,
तो ये जो डिफरेंट टाइप की आयोनेशन एनर्जी हमको मिली है, अब में क्वेश्चन ये बनता है कि इसमें किसकी ज़्यादा होगी, किसकी कम होगी, ठीक है, आयोनेशन एनर्जी। तो वो कैसे देखेंगे, तो इसमें जो आयोनेशन एनर्जी जो थर्ड की होगी वो आयोनेशन एनर्जी सेकंड से ज़्यादा होगी और सेकंड की आयोनेशन एनर्जी फर्स्ट से ज़्यादा होगी। ये रूल हमेशा सभी के लिए सही रहेगा। देखो कैसे, जैसे ये एलिमेंट था, ठीक है, एलिमेंट के पास यहाँ पे मान लेते हैं कि इसके पास 1 2 3 4 5 इलेक्ट्रॉन थे, मान लेते हैं। एक इलेक्ट्रॉन निकल गया तो अब इसके पास हमारे इलेक्ट्रॉन कितने रह जाएंगे, 1 2 3 4, ठीक है। यहाँ पे हमारा क्या होता है, न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस के कारण इलेक्ट्रॉनों पर एक अट्रैक्शन फोर्स लगता है। अभी वो अट्रैक्शन फोर्स जो था वो 5 इलेक्ट्रॉनों पे लग रहा था। अब एक इलेक्ट्रॉन निकल गया तो वही अट्रैक्शन फोर्स कितने पे लगेगा, 4 पे लगेगा, ठीक है। अब यहाँ पे जो ये 4th इलेक्ट्रॉन थे, इनमें से एक इलेक्ट्रॉन निकालना है, तो पहले के कंपैरिजन में यहाँ पे एनर्जी ज़्यादा ही देनी पड़ेगी ना, तभी तो यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन निकलेगा और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन हमारे कितने रह जाएंगे, 1 2 3। अब जो अट्रैक्शन फोर्स था वो इन 3 इलेक्ट्रॉनों पे बढ़ जाएगा, ठीक है। तो अब इसमें से निकालने में एनर्जी इसके कंपैरिजन में और ज़्यादा देनी पड़ेगी, ठीक है। जैसे आपके पास मान लीजिए 7-8 पेन है, आप लेकर के एग्ज़ाम में गए, कोई आया, आपने उसको एक पेन दे दिया, कोई दूसरा आएगा, तो जितनी ईजिली आपने पहला पेन दे दिया था उतनी ईजिली आप दूसरे पेन नहीं देंगे। जब दूसरे या तीसरा पेन देने के लिए आपसे आपके फ्रेंड को आपसे रिक्वेस्ट ज़्यादा करनी पड़ेगी, एनर्जी ज़्यादा देनी पड़ेगी। तो वही चीज़ है, जैसे जैसे इसमें इलेक्ट्रॉन कम होते जाएंगे हमारी आयोनेशन एनर्जी क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी, ठीक है। अब इसके कुछ फैक्टर्स देख लेते हैं। फैक्टर ऑन विच आयोनाइजेशन एनर्जी डिपेंड्स। अब ऐसे कौन से फैक्टर्स होते हैं जो जिस पर आयोनेशन एनर्जी डिपेंड करती है। तो पहला जो हमारा फैक्टर होता है वो होता है एटॉमिक साइज। एटॉमिक साइज, तो जैसे एटॉमिक साइज की बात की जाए कि जैसे एक एटम ये है और एक ये है, ये इलेक्ट्रॉन है और ये, अब इन दोनों में से इलेक्ट्रॉन निकालने में एनर्जी किस में ज़्यादा लगेगी, तो सिंपल चीज़ इसमें ज़्यादा लगेगी, क्योंकि ये जो इलेक्ट्रॉन है ये न्यूक्लियस के ज़्यादा पास है, ये न्यूक्लियस से डिस्टेंस पर है, ठीक है। तो इसमें हमारा क्या लगेगी, एनर्जी हमारी ज़्यादा लगेगी। तो यहाँ पर हम एक पॉइंट लिख सकते हैं कि जो आयोनाइजेशन एनर्जी होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है एटॉमिक साइज के। जैसे जैसे साइज बढ़ेगा, जैसे साइज बढ़ता जाएगा, आयोनेशन एनर्जी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अगर इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से दूर चला जाएगा तो उसको निकालना इजी हो जाएगा, एनर्जी कम देनी पड़ेगी, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं इसमें। नेक्स्ट फैक्टर सेकंड होगा, इसको हम कहेंगे न्यूक्लियर चार्ज, नाभिकीय आवेश, ठीक है। न्यूक्लियर चार्ज को हम जेड से भी शो करते हैं, क्यों, क्योंकि न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस में जो पॉजिटिव होते हैं वो हमारे प्रोटॉन होते हैं, प्रोटॉन को हम जेड से शो करते हैं। इसको एग्जांपल देख समझते हैं कि जैसे एक न्यूक्लियस ये है, ये इलेक्ट्रॉन है, और एक न्यूक्लियस ये है जिसमें यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है। तो इन दोनों में न्यूक्लियर चार्ज किस पे ज़्यादा, न्यूक्लियर चार्ज किसका ज़्यादा होगा, सिंपल चीज़ इसका ज़्यादा होगा, क्योंकि इसमें हमारे क्या है, पॉजिटिव ज़्यादा है, तो इलेक्ट्रॉन को क्या करेंगे, अच्छे से अट्रैक्ट करेंगे, जबकि इसमें पॉजिटिव क्या है, कम है, ठीक है। तो इसमें हमारा पॉइंट क्या बनेगा कि जो आयोनाइजेशन एनर्जी होगी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी जेड के। जेड लिख दे या एनसी लिख दे, एनसी मतलब न्यूक्लियर चार्ज, नाभिकीय आवेश। अब जैसे जैसे न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा ये इलेक्ट्रॉनों को और ही अच्छे से टाइटली अट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। तो जब ये टाइटली अट्रैक्ट करेंगे तो इनको निकालना क्या हो जाएगा, डिफिकल्ट हो जाएगा, मीन्स एनर्जी ज़्यादा देनी पड़ेगी, आयोनेशन एनर्जी हमारी क्या होगी, बढ़ जाएगी। तो ये तो सिंपल पॉइंट थे, ठीक है। जो हमारा तीसरा फैक्टर है, इसमें तीसरा फैक्टर है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो अगर मानते हैं कोई बहुत ही स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन मिल जाता है,
बहुत ही स्टेबल मानते हैं, कॉन्फ़िगरेशन मिल जाता है। तो इस पे भी हमारी क्या होती है, जो आयोनेशन एनर्जी जो होती है वो डिपेंड कर जाती है। अब स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन हमारे कौन से होते हैं, तो स्टेबल हमने आप लोगों को पीछे पढ़ाया था। स्टेबल जो होते हैं वो हमारे दो टाइप के होते हैं, एक होता है हमारा हाफ फिल्ड और एक होता है हमारा फुल फिल्ड। हाफ फिल्ड कौन से हो गए, हाफ फिल्ड में जैसे पी होता था, पी में हमारे कितने इलेक्ट्रॉन होते थे, 6, 3। डी में 10 होते थे, डी का हाफ कितना हुआ, 5। एफ 14, 7। ठीक है। अब जरा इसमें अगर हम देखें कि जैसे लिखा हुआ है P2, P3 और P4, तो कहा जाए इसमें से आयोनेशन एनर्जी किसकी सबसे ज़्यादा होगी, तो जरा देखते हैं। 1, 2 इसके लिए, 1, 2, 3 इसके लिए, 1, 2, 3, 4। तो ये हमारा क्या है, हाफ फील्ड है। हाफ फील्ड होने के कारण ये भी हमारा स्टेबल जैसा बिहेवियर शो करेगा। तो इसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना हमारा क्या हो जाएगा, डिफिकल्ट हो जाएगा। तो सबसे ज़्यादा आयोनेशन एनर्जी हमारी किसकी होगी, P3 की आयोनेशन एनर्जी क्या होगी, सबसे ज़्यादा होगी। ठीक है। इसी तरह अगर हम फुल फील्ड की बात करें, फुल फील्ड में जैसे हमारा P6 हो गया, D10 हो गया, अब तो ये हमारे कंप्लीटली फुल फील्ड है। तो कंप्लीटली फुल फील्ड होने के कारण इसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना क्या हो जाएगा, और मुश्किल हो जाएगा। मीन्स एनर्जी ज़्यादा देनी पड़ेगी, एनर्जी ज़्यादा देनी पड़ेगी, तो हमारा आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होगी, बढ़ जाएगी। तो अगर कंडीशन स्टेबल में फंस जाती है तो ये दोनों पॉइंट हमारे काम नहीं करेंगे। ठीक है। तब हमारा पॉइंट कौन सा वर्क करेगा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन वाला वर्क करेगा। ठीक है। एक चौथा पॉइंट छोटा सा और होता है, जिसे हम कहते हैं सबसेल इफेक्ट। सबसेल इफेक्ट की अगर बात की जाए तो हमारे सबसेल्स हमने तुम लोगों को बताए थे, S, P, D, F, ये सबसेल्स होते हैं। तो अब कहा जाए कि 2S और 2P में, ऐसे अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए, 2S और 2P में किसकी आयोनेशन एनर्जी क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो पॉइंट क्या चलता है, S, P, D, F। अब देखो पॉइंट क्या बता दिया जाता है, पॉइंट ये बता दिया जाता है कि S जो है वो न्यूक्लियस के ज़्यादा पास है। ऐसे बता दिया जाता है कि ये न्यूक्लियस है, S, P, D, F कहते हैं, S न्यूक्लियस के ज़्यादा पास है, इस कारण इसमें हमारी एनर्जी ज़्यादा लगेगी, इसलिए हमारी S की आयोनेशन एनर्जी क्या होगी, ज़्यादा होगी। जबकि पॉइंट ये कुछ हद तक सही है, लेकिन इसको इस तरह से समझिए कि S का जो शेप होता है वो कैसा होता है, इस तरह का शेप होता है। तो इसमें देखा जाए कि ये न्यूक्लियस को चारों ओर से कवर किए है और न्यूक्लियस के पास है। जबकि पी में क्या होता है, पी का शेप हमारा डम्बल शेप होता है, तो ये हमारा न्यूक्लियस से दूर हट गया, न्यूक्लियस से हमारा अब इलेक्ट्रॉन इसमें यहाँ पर होते हैं, दूर हट गया। और डी डबल डम्बल शेप होता है। तो इन सब में हमारा क्या हो रहा है कि न्यूक्लियस से हमारे दूर जाते जा रहे हैं, जबकि ये हमारा क्या न्यूक्लियस के पास है। तो जो न्यूक्लियस के पास होगा उससे हमें इलेक्ट्रॉन निकालने में एनर्जी ज़्यादा देनी पड़ेगी। तो हमारी आयोनेशन एनर्जी सबसे ज़्यादा होगी, S की सबसे ज़्यादा होगी। ठीक है। तो ये कुछ इफेक्ट थे जो आयोनाइजेशन एनर्जी पे डिपेंड करते थे। ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसके कुछ और टॉपिक बचे हुए हैं, उनको क्लियर करेंगे।